वेलकम टू द डिबेट। विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जटिल और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो आधुनिक युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। सही कहा आपने। आप बस कल्पना कीजिए कि 30 लाख रुपए का साधारण सा उड़ने वाला ड्रोन है और उसे हवा में नष्ट करने के लिए मतलब आप 70 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक मिसाइल दाग रहे हैं। 70 करोड़, ये सुनकर ही गणित कितना अजीब लगता है ना? और सोचिए कि आपको दिन में 100 बार ऐसा करना पड़े और वो भी हफ्तों तक लगातार। तो इस पूरे गणित में असल में जीत किसकी हो रही है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम हालिया स्रोत सामग्री के आधार पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस अभूतपूर्व संघर्ष का विश्लेषण कर रहे हैं। जहां असममित युद्ध और पारंपरिक सैन्य शक्ति का सीधा टकराव हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ईरान की जो आर्थिक थकावट या इकोनॉमिक एट्रेशन की रणनीति है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट पर उसका नियंत्रण है, क्या वो अमेरिका और इजराइल की विशाल सैन्य शक्ति को बेअसर कर सकता है? या फिर क्या ये रणनीति एक महाशक्ति की उन्नत तकनीक के सामने केवल एक अस्थायी बाधा है? सही। देखिए, इस विमर्श में मेरा स्पष्ट मानना है कि ईरान की कम लागत वाली ड्रोन रणनीति और भौगोलिक नियंत्रण एक ऐसी अभेद्य शक्ति बनाते हैं जिससे पारंपरिक बल से हराना अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से लगभग असंभव होता जा रहा है। मेरा दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। मैं मानती हूँ कि अमेरिका और इजराइल का जो विशाल रक्षा बजट है, उनकी आयरन डोम जैसी बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियां हैं और उनकी दशकों लंबी खुफिया घुसपैठ है, ये सब अंततः इस असम्मित खतरे को सोखने और ईरान को रणनीतिक रूप से पूरी तरह पंगु बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो इस चर्चा की शुरुआत हमें उस बिंदु से करनी चाहिए जो इस पूरे युद्ध का व्याकरण ही बदल रहा है। मतलब लागत का अंतर, या जिसे कॉस्ट एसिमेट्री कहते हैं। बिल्कुल, जो कि स्रोत सामग्री का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। हाँ, स्रोत सामग्री इस विरोधाभास को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखती है। देखिए, एक तरफ ईरान है, उनका कुल वार्षिक रक्षा बजट बमुश्किल 25 से 30 बिलियन डॉलर के बीच है, जो कि अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसका रक्षा बजट 800 बिलियन डॉलर को पार कर जाता है। मतलब ये लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की मशीन है। हाँ। पारंपरिक सैन्य सोच के अनुसार तो ये मुकाबला पहले दिन ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ईरान भारी नुकसान पहुंचा रहा है और उनका तंत्र बहुत सीधा है। शाहेद ड्रोन्स, वो सस्ते वाले ड्रोन, सही कहा। हाँ, स्रोत के अनुसार एक शाहेद ड्रोन की निर्माण लागत लगभग 20 से 40 हजार डॉलर यानी 30-40 लाख रुपए है, और उसे रोकने का खर्च बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इस सस्ते धीमे उड़ने वाले खतरे को रोकने के लिए अमेरिका को जो इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में दागनी पड़ती है, उसकी कीमत 3 से 4 मिलियन डॉलर है। यानी सीधे सीधे 30 लाख के खतरे को रोकने के लिए 70-80 करोड़ का खर्च। यही तो सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि केवल पहले 100 घंटों के संघर्ष में ही अमेरिका को 7 से 8 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़े। ये कोई संयोग नहीं है, ये दुश्मन का आर्थिक रूप से खून बहाने की एक सोची समझी रणनीति है। देखिए, मैं इस वित्तीय गणित को नकार नहीं रही हूँ, खर्च तो हो रहा है, लेकिन महाशक्तियों के युद्ध का आकलन केवल एक स्प्रेडशीट पर इंटरसेप्टर्स की कीमत जोड़कर नहीं किया जा सकता। पर पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना? पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब हम 1 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था और इजराइल की आक्रामक क्षमताओं की बात करते हैं, तो ये आर्थिक लागत तस्वीर का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होती है। आप इसे छोटा हिस्सा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि असम्मित युद्ध में दुश्मन आपको थकाने की कोशिश करता है, पर पारंपरिक महाशक्तियां इसकी भरपाई अचूक और अपूरणीय विनाश से करती हैं। अच्छा। स्रोत सामग्री इस बात का प्रमाण देती है। इजराइल और अमेरिका ने अपने पहले ही बड़े हमले में 200 अत्याधुनिक जेट विमानों का एक साथ उपयोग किया। हाँ, वो हमला काफी बड़ा था। बड़ा नहीं, बहुत सटीक था। इस एक झटके में उन्होंने सुप्रीम लीडर के सबसे करीबी लोगों सहित ईरान के 49 शीर्ष सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया। ये केवल एक हमला नहीं था, ये दुश्मन के पूरे कमांड ढांचे को रातों रात पंगु बनाने का प्रदर्शन था। मैं समझता हूँ, लेकिन एक मिनट, इसके अलावा खुफिया तंत्र की गहराई को समझना भी बहुत जरूरी है। मोसाद जैसी एजेंसियां ड्रोन की तरह हवा में नहीं लड़ती, वे दशकों तक सिस्टम के अंदर काम करती हैं। हाँ, सामग्री में उनके लंबे ऑपरेशंस का जिक्र है। बिल्कुल,
उनके ऑपरेशंस 10, 20 या 40 साल लंबे होते हैं। उनके जासूस ईरान के सुरक्षित कमरों में इतने गहरे बैठे हैं कि ईरान को खुद पता नहीं होता कि उनका परमाणु वैज्ञानिक अगले पल सुरक्षित रहेगा या नहीं। ये अदृश्य शक्ति उस $800 बिलियन के बजट का असली परिणाम है। मैं जानता हूं कि आप उस 200 जेट विमानों के हमले और मोसाद के खुफिया घुसपैठ को एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखती हैं, लेकिन एक झटके में किए गए हमले और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में बहुत अंतर होता है। अंतर तो है, पर देखिए, यहाँ जो तंत्र काम कर रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें एक अलग उदाहरण की आवश्यकता है। ये बिल्कुल साइबर सुरक्षा में होने वाले एक DDoS अटैक की तरह है। DDoS अटैक, वो कैसे? मतलब एक हैकर को किसी अरबों डॉलर के बैंक के सर्वर को गिराने के लिए कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए होता। उसे बस लाखों सस्ते स्वचालित रिक्वेस्ट भेजने होते हैं जो सर्वर को व्यस्त कर देते हैं। बिल्कुल, वो बैंक के शक्तिशाली फायरवॉल को इतना व्यस्त कर देते हैं कि सिस्टम क्रैश हो जाता है। ईरान ठीक यही कर रहा है। वो आसमान में एक भौतिक DDoS अटैक कर रहा है। ये एनालॉजी दिलचस्प है, पर और ये सिर्फ मिसाइलों की कीमत तक सीमित नहीं है। सामग्री बताती है कि अमेरिका रोजाना लगभग $1 बिलियन खर्च कर रहा है। उनके जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स वहां तैनात हैं, वे कोई साधारण नावें नहीं हैं। उनके इंजनों को चालू रखने, रडार को 24 घंटे सक्रिय रखने का दैनिक रखरखाव ही करोड़ों डॉलर में है। आपको हर समय आसमान की निगरानी करनी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगला ड्रोन कब आ जाए। एकदम सही। ये एक महाशक्ति की सामग्रिक, वित्तीय और मानसिक ऊर्जा का निरंतर क्षय है। दुनिया का कोई भी बजट इस 1000 घावों वाली रणनीति को अनिश्चित काल तक नहीं सह सकता। देखिए, आपकी DDoS अटैक वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि बैंक का सर्वर भी समय के साथ इन हमलों को पहचानना और ब्लॉक करना सीख जाता है। पर क्या अमेरिका ऐसा कर पा रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लचीलापन और उनकी अनुकूलन क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, रोजाना $1 बिलियन खर्च करना बहुत बड़ी रकम लगती है। वो तो है ही। लेकिन अमेरिका के पास इसे सहने और अपनी रणनीति को तेजी से बदलने की क्षमता है। स्रोत सामग्री हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि अमेरिका अब केवल महंगी मिसाइलें ही नहीं दाग रहा है। तो वे क्या कर रहे हैं? वे इस नए खेल को सीख रहे हैं और ये विशेषज्ञता उन्हें यूक्रेन से मिल रही है। यूक्रेन का उदाहरण? हाँ, यूक्रेन में अमेरिका को सिखाया है कि सस्ते ड्रोन्स का आक्रामक उपयोग कैसे किया जाता है। सामग्री में उस घटना का उल्लेख है जहां यूक्रेन ने ट्रकों में छिपाकर छोटे ड्रोन्स को रूस के अंदर तक पहुंचाया था और रूसी एयरफील्ड्स को नष्ट कर दिया था। बिल्कुल, जहां अरबों डॉलर के रूसी लड़ाकू विमान खड़े थे। अमेरिका अब इसी असम्मित रणनीति को अपनी असीम मारक क्षमता के साथ जोड़ रहा है। वे केवल रक्षात्मक मुद्रा में रहकर पैसे नहीं जला रहे हैं। यहाँ अक्सर यूक्रेन का उदाहरण दिया जाता है कि कैसे वहां भी ड्रोन्स ने युद्ध की दिशा बदली है। लेकिन ईरान और यूक्रेन के भौगोलिक और सामरिक हालात पूरी तरह से अलग है। अलग कैसे हैं? तकनीक तो वही है। तकनीक वही है, लेकिन हथियारों और ड्रोन्स की इस गिनती में हम उस एक तत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं जो ईरान को अजेय बनाता है। ईरान का असली हथियार कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं है। तो क्या है? उसका असली हथियार उसका भूगोल है, विशेष रूप से हुर्मुज जल डमरू मध्य। सामरिक चोक पॉइंट। बिल्कुल। स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा बिंदु उठाती है कि हुर्मुज ही ईरान का असली परमाणु बम है। कल्पना कीजिए कि हुर्मुज बंद हुए 14 दिन हो चुके हैं। ओमान की खाड़ी में तेल के विशालकाय टैंकरों की लाइन लगी है, जिससे तेल की आपूर्ति रुक जाएगी। हाँ, दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति 20% तक गिर चुकी है। यूरोप में ऊर्जा की कमी से फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं। और भारत पर भी इसका बड़ा असर होगा। बिल्कुल। भारत जिसका 60% तेल आयात इसी संकरे रास्ते से आता है, वहां पेट्रोल पंपों पर राशनिंग शुरू हो गई है। मुद्रास्फीति आसमान छू रही है। ये एक वैश्विक आर्थिक हार्ट अटैक है। ये एक डरावनी तस्वीर है ना? एक भौतिक बम कुछ 100 किलोमीटर में तबाही मचाता है, लेकिन होर्मुज को बंद करना बिना कोई बम गिराए ट्रिलियंस डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना देना है। ये एक ऐसा अदृश्य हथियार है जिसे कोई आयरन डोम या $800 बिलियन का बजट रोक नहीं सकता। होर्मुज जल डमरू मध्य का सामरिक महत्व असंदिग्ध है
और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। लेकिन आपके इस तर्क में एक बहुत बड़ी खामी है। खामी? कैसी खामी? देखिए, क्या एक बर्बाद और तबाह हो चुका देश किसी वैश्विक चौक पॉइंट को नियंत्रित कर सकता है? मैं समझा नहीं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक और निर्मम अमेरिकी रणनीति का उल्लेख है। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा, यानी नथिंग लेफ्ट टू टारगेट। अच्छा, पूरी तरह से तबाही। बिल्कुल। हॉर्मुज को बंद करने और उस नाकेबंदी को बनाए रखने के लिए ईरान को क्या चाहिए? उन्हें एक कार्यशील सैन्य कमांड चाहिए, तटीय रडार सिस्टम चाहिए, एंटी शिप मिसाइल लॉन्च पैड चाहिए और एक बुनियादी ढांचा चाहिए। एकदम सही। यदि अमेरिका ब्लैक रेन जैसे ऑपरेशंस का उपयोग करता है, जहां सफेद फास्फोरस से ईरान के तेल डिपो और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाता है, जो कि बहुत भयानक होता है। हाँ, जो इंसान की हड्डियों तक को जला देने वाली अमानवीय गर्मी पैदा करता है, तो उसके बाद ईरान के पास बचेगा क्या? अमेरिका का लक्ष्य ईरान को उसी सीमा तक पंगु बनाना है जहां वो इस जल डमरूमध्य को बंद करने की भौतिक क्षमता ही खो दे। पर भूगोल तो वही रहेगा ना? भूगोल अपनी जगह है, लेकिन उस भूगोल का उपयोग करने के लिए आपको जीवित रहना होगा। महाशक्तियां दुश्मन को इस अवस्था में धकेलने की क्षमता रखती हैं जहां वे अपने ही चोक पॉइंट का लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये मान लेना कि अमेरिका अपनी असीमित वायु शक्ति से ईरान के हर लॉन्च पैड और रडार को इतनी आसानी से चला देगा, मुझे लगता है ये जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ईरान 1990 का इराक नहीं है जो अकेले खड़ा है। ईरान के पास भी बेहद शक्तिशाली और सामरिक सहयोगी हैं, जो इस भौतिक विनाश के खिलाफ एक अदृश्य ढाल बनाते हैं। आप रूस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सामग्री स्पष्ट रूप से रूस की भूमिका को उजागर करती है। रूस केवल दूर बैठकर कूटनीतिक बयान नहीं दे रहा है, वो ईरान को तकनीकी और सामरिक गहराई प्रदान कर रहा है। रूस उन्हें सैटेलाइट इमेजरी और स्टारलिंक जैमिंग तकनीक दे रहा है, जिससे अमेरिकी ड्रोन्स और मिसाइलों को अंधा किया जा सके। पर क्या ये काफी है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ईरान को यह सिखा रहा है कि इन सस्ते ड्रोन्स का सामरिक उपयोग कैसे करना है। यूक्रेन युद्ध के 4 वर्षों में रूस ने जो सीखा है कि कैसे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को सैचुरेट किया जाता है, वह ईरान को हस्तांतरित किया जा चुका है। वो सैचुरेशन रणनीति। हाँ, इसका तंत्र समझिए। आप पहले 50 सस्ते डमी ड्रोन्स भेजते हैं। इजराइल का आयरन डोम या अमेरिका के इंटरसेप्टर्स उन्हें असली खतरा मानकर हवा में आते हैं और इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। जब दुश्मन के सारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाते हैं और उनका सिस्टम रीलोड हो रहा होता है, ठीक उसी विंडो में आप अपनी असली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हैं। ये रूस द्वारा दी गई वो रणनीतिक बुद्धि है जो ईरान के युद्ध को अचूक बनाती है। गठबंधनों की बात करें तो ईरान और रूस का ये गठजोड़ निश्चित रूप से जटिलता पैदा करता है, मैं इसे मानती हूँ। लेकिन अगर हम वैश्विक कूटनीति के तंत्र को समझें तो अमेरिका के पास जो प्रभाव का जाल है वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक ट्रैप है। वो कैसे? यहीं से स्रोत सामग्री भारत की सामरिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत को सामने लाती है। भारत की भूमिका सिर्फ एक मूक दर्शक की नहीं है। हाँ, भारत का तो दोनों तरफ है। बिल्कुल। भारत मध्य पूर्व और ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। चाबहार बंदरगाह के कारण ईरान के साथ भारत के गहरे सामरिक हित जुड़े हैं। लेकिन ठीक उसी समय भारत पश्चिम और विशेषकर इजराइल से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक आयात करता है। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल जैसे हर महत्वपूर्ण युद्ध में भारत को सामरिक बढ़त दी है। तो क्या आप ये तर्क दे रही हैं कि भारत के ये परस्पर विरोधी हित इस युद्ध को रोक सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ कि भारत का ये संतुलनकारी रुख एक ऐसा कूटनीतिक दबाव तंत्र बनाता है जिसे ईरान नजरअंदाज नहीं कर सकता। सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि आज के पूरे वैश्विक परिदृश्य में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र ऐसे विश्व नेता हैं जो एक ही दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वार्ता कर सकते हैं। हाँ, और इजराइल और ईरान से भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। वे इजराइल को संयम बरतने के लिए कह सकते हैं और ईरानी नेतृत्व से भी सीधा संवाद कर सकते हैं। जब होर्मुज के बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था दांव पर होगी तो सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि ईरान के पड़ोसी देश भी दबाव डालेंगे। मतलब सऊदी अरब और यूएई जैसे देश? हाँ, क्योंकि उनका अपना तेल निर्यात भी रुक जाएगा।
ईरान जानबूझकर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। अंततः वैश्विक आर्थिक पतन का डर ही वो अदृश्य दीवार बन जाता है जो ईरान को रोकता है। देखिए, कूटनीतिक दबाव और भारत की मध्यस्थता की क्षमता वास्तव में आधुनिक भू राजनीति का एक मास्टर क्लास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। जब आर्थिक हित दांव पर होते हैं तो देश बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस पूरे विश्लेषण में संघर्ष के सबसे मौलिक पहलू को पूरी तरह से भूल रहे हैं। कौन सा पहलू? वो जो किसी भी कूटनीति या आर्थिक गणित से बड़ा है। सामग्री इसे सभ्यतागत डीएनए का नाम देती है। यह जब सामने वाला एक तर्कसंगत आर्थिक खिलाड़ी हो, लेकिन ईरान का नेतृत्व विशुद्ध रूप से एक वैचारिक और सभ्यतागत धुरी पर काम करता है। सामग्री में भारत के 1962 के युद्ध का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण दिया गया है। 1962 का युद्ध? तकनीकी और सैन्य रूप से भारत वो युद्ध हार गया था, लेकिन क्या हमने आत्मसमर्पण किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी सभ्यता के डीएनए में हार मानकर घुटने टेकने का कोई विचार ही मौजूद नहीं है। यदि 1962 में कोई सैनिक घर लौटकर कहता कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उसकी पीढ़ियां उसे नकार देती। ये एक बहुत ही भावुक लेकिन यथार्थवादी बिंदु है। और यही सटीक मानसिकता आज ईरान की संस्कृति और नेतृत्व पर लागू होती है। उनके पास दर्द सहने की, बुनियादी ढांचे की तबाही झेलने की और आर्थिक नाकेबंदी बर्दाश्त करने की एक अकल्पनीय क्षमता है। वैचारिक रूप से अगर वे अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण शब्द बोलते हैं तो उनका पूरा शासन ही रातों रात भीतर से ढह जाएगा। उनका अस्तित्व ही प्रतिरोध पर टिका है। बिल्कुल। ऐसे में मेरा सीधा सवाल है, जब एक पक्ष ने ये तय कर लिया है कि वो मिट जाना पसंद करेगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो क्या $800 बिलियन के बजट के बल पर कोई पारंपरिक सैन्य जीत संभव भी है? मुझे लगता है ये इस पूरी चर्चा का सबसे सूक्ष्म और निर्णायक बिंदु है। मैं सभ्यतागत डीएनए की वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। मनोवैज्ञानिक रूप से ईरान आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ। और दिलचस्प बात यह है कि यही कारण है कि यह युद्ध कभी भी उस पारंपरिक अर्थ में समाप्त नहीं होगा जैसा हम द्वितीय विश्व युद्ध के मामले में सोचते हैं। तो फिर अंत कैसे होगा? देखिए, ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका की सैन्य शक्ति को सीधे युद्ध में कभी नहीं हरा सकता। इसलिए वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के अप्रत्यक्ष खतरे और ड्रोन हमलों के माध्यम से इस युद्ध को जानबूझकर इतना महंगा और थकाऊ बना रहा है कि पूरा विश्व हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो जाए। और यही हमें इस युद्ध के अंतिम परिणाम की ओर ले जाता है। इस संघर्ष का अंत किसी स्पष्ट सैन्य जीत से नहीं, बल्कि एक कथात्मक जीत यानी नैरेटिव विक्ट्री के साथ होगा। कथात्मक जीत से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब ये जमीनी हकीकत से कैसे जुड़ता है? इसका मतलब है कि दोनों पक्षों को अपने अपने देश की जनता के सामने विजेता के रूप में पेश होने का एक सम्मानजनक रास्ता चाहिए। फेस सेविंग उपाय। बिल्कुल। जब वैश्विक दबाव चरम पर होगा, तब ईरान अपनी जनता से कहेगा, देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने हम पर अपने सबसे खतरनाक हथियार चलाए, लेकिन हमने आत्मसमर्पण नहीं किया और हमने उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। हाँ, ये उनके सभ्यतागत डीएनए की जीत की कथा होगी। दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल कहेंगे, हमने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया, उनके बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया और अब वो हम पर हमला नहीं कर सकते। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। ये भी आंशिक रूप से एक गढ़ी हुई कथा होगी, क्योंकि मिसाइलें तो फिर भी छिपी होंगी, लेकिन ये कथात्मक जीत दोनों पक्षों को बिना पूर्ण विनाश के बाहर निकलने की अनुमति देगी। देखिए, ये एक बेहद यथार्थवादी विश्लेषण है। हमारी आज की यह चर्चा इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि कैसे सस्ती ड्रोन तकनीक और होर्मुज जैसे भौगोलिक चोक पॉइंट ने आधुनिक युद्ध के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल बदल दिया है। युद्ध अब सिर्फ जमीन या आसमान पर कब्जा करने के बारे में नहीं रह गया है। यह एक DDoS अटैक की तरह दुश्मन को आर्थिक रूप से थका देने और पूरी दुनिया की सांसें अटका देने के बारे में है। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि असम्मित युद्ध महाशक्तियों को भारी वित्तीय नुकसान जरूर दे सकता है, लेकिन पारंपरिक महाशक्तियों की मारक क्षमता और खुफिया गहराई अंततः उस पूर्ण पतन को रोकती है जिसकी ईरान उम्मीद कर रहा होगा।
आयरन डोम और मोसाद जैसे तंत्र, साथ ही भारत जैसे देशों की कूटनीतिक मध्यस्थता यह सुनिश्चित करते हैं कि यह युद्ध दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर न धकेल दे। सही कहा। हम दोनों आज इस बात पर पूर्णतः सहमत हैं कि इस बेहद जटिल संघर्ष का अंत किसी सैन्य जीत से नहीं बल्कि वैश्विक हस्तक्षेप और एक कथात्मक जीत के माध्यम से ही होगा। बिल्कुल। हालांकि हमारे बीच ये असहमति बनी हुई है कि क्या ईरान की ये रणनीति भविष्य के युद्धों का एक नया स्थायी टेम्पलेट बन गई है या महाशक्तियां इसका भी कोई तकनीकी तोड़ निकाल लेंगी। हाँ, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि स्रोत सामग्री में अभी भी कई गहरे पहलू मौजूद हैं, जैसे बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, मध्य पूर्व की रणनीतिक मजबूरियां और रूस चीन धुरी का भविष्य, जिस पर विचार करना इस विमर्श को और भी समृद्ध करेगा। बिल्कुल करेगा। तो हम चर्चा के अंत में वहीं वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, वो सवाल कि जीत किसकी हो रही है। शायद अब हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि आधुनिक युद्ध को समझने के लिए हमें केवल मिसाइलों की गिनती नहीं करनी है, हमें उस अदृश्य दर्द को भी देखना होगा जो सभ्यतागत डीएनए में बसा है, उस कूटनीति को समझना होगा जिस पर भारत चाल चल रहा है, और उस पैसे को भी महसूस करना होगा जो हर सेकंड हवा में जल रहा है। बिल्कुल। जब एक तरफ असीमित सैन्य शक्ति हो और दूसरी तरफ कभी न मानने का सभ्यतागत संकल्प हो, तो युद्ध की वास्तविक कीमत का आकलन कोई एक पैमाना नहीं कर सकता। इस पर सोचने और विश्लेषण करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।